एक सर अमरेंद्र चौहान जी का सवाल है, कह रहे हैं कि प्रदीप सर, कैन आई बाय क्यूपिड एंड स्टरलाइट टेक एट टुडेज प्राइस फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर होल्ड? 1 साल, 6 महीने से 1 साल की होल्डिंग के लिए क्यूपिड और उसके साथ साथ स्टरलाइट टेक, इन दोनों को खरीदा जा सकता है क्या? प्रदीप सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सर आपका स्टॉक नेम मैं सुन नहीं पाया, सॉरी, कैन यू मैं रिपीट मैं अगेन? रिपीट कर देता हूं सर, मैं रिपीट कर देता हूं। अमरिंदर चौहान जी कह रहे हैं कि क्यूपिड और स्टरलाइट टेक में कि अगर 6 महीने से 1 साल का नज़रिया है तो क्या फ्रेश खरीदारी की जा सकती है? आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू है, तो उसको ठीक करके दोबारा प्रदीप सर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि स्विगी, जोमेटो जैसे जो शेयर्स हैं उनमें आज प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एलपीजी की जो सप्लाई है वो इम्पैक्ट हुई है। तो उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और जब तक इनमें ऊपर में इटर्नल में 290 नहीं पार हो जाता और 335 का लेवल जब तक आपको स्विगी में पार नहीं होता वो दिखता, तब तक इन शेयरों से आपको दूर रहने की ही यहाँ पे सलाह दी जा रही है। लेकिन आज कुछ पर्टिकुलर तेल गैस स्टॉक्स हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें आईजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी। आपको याद होगा जब फोर्स मेजर सिचुएशन लागू हो गई थी तो उस समय इन शेयरों में डबल डिजिट लॉसेस भी हमने बनते हुए देखे थे। और आज देखिए आईजीएल 2% ऊपर है। एक बार पेट्रोनेट, एलएनजी भी दिखा दीजिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पाइट आज बनता हुआ नजर आ रहा है। आईजीएल 2% और पेट्रोनेट, एलएनजी दिखाइए, यहाँ पर 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। बाजार में एक बार देखेंगे ना तो आपको करीब 200 पॉइंट के आसपास का जो गेन है वो दिखेगा। निफ्टी में आज हमने गैप अप होता हुआ देखा, आज रिस्पाइट के साथ 24,280 पर हम खुले थे, उसके बाद 24,303 भी हमने टच किया, फिर नीचे चले गए थे हम, और दोबारा से देखिए 24,224 के आसपास, 24,220 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी है और उससे कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज अच्छा परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। उनकी बातचीत करते हैं, लेकिन प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, दो स्टॉक्स क्यूपिड और स्टरलाइट टेक 6 महीने से 1 साल के नज़रिए से खरीद लेने चाहिए क्या? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि क्यूपिड अभी 92.85 के आसपास का प्राइस चल रहा है, ऑलमोस्ट एडजस्टेड प्राइस है। सो अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए। फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं होगा। अगर करेंट जोन से एक बार हमें 7 to 10% का डिस्काउंट मिलता है तो स्टैगर मैनर पे ऐड करने का सलाह रहेगा। सो लेकिन फिलहाल अभी बाई करना नहीं है। और ठीक है। सेकेंड स्टॉक आपने बताया कौन सा? स्टरलाइट टेक। ओके। देखिए ये स्टॉक भी पर्टिकुलर ना रिसेंटली चला हुआ है और आज अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 180 के रेंज पे चल रहा है। इसमें हाई पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि 225 to 30 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। रिसेंटली हमने देखा वीकली ब्रेकआउट आया था, उसके बाद मंथली भी बहुत अच्छा खासा चला है स्टॉक। लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना चल गया है, मैं एक बार डीप के लिए वेट करूंगा। 165 160 इज ए गुड एंड फॉर बाइंग आल्सो, एंड एवरेज करने के लिए भी सही है। अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो 225 230 आपके पास टारगेट होना चाहिए। फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा नीचे आपको ढूंढना है। ठीक है, ओके। सर एक ना HGS, हिंदुजा ग्लोबल करके एक स्टॉक है, इसमें आज बहुत ज़बरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप देखेंगे 11 साढ़े 11% की तेज़ी है, 386 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे देखिए सर एक बार, ये सवाल आया है आशु कुमार जी की ओर से, कह रहे हैं कि मुझे बड़ा लॉस हो रहा है। बड़ा लॉस होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 770 रुपये पर लिया हुआ है। इस चार्ट को ना आप 5 साल कर दीजिए, 5 साल में आपको दिखेगा कि ये स्टॉक कहाँ से देखिए टूटता हुआ आया है। तो इन्होंने 770 पर लिया है, तो वो सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि 386-87 के आसपास का प्राइस है। आई थिंक इन्होंने जब लिया होगा, अगर मैं 5 साल के चार्ट पे देखूँ ना सर, तो 770 रुपये का जो प्राइस है ना प्रदीप सर, वो मुझे दिख रहा है आके कहीं 2024 में, मार्च 2024 में कभी इन्होंने लिया है। आई थिंक इनको होल्डिंग पीरियड भी ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास का हो गया। तो लॉस इनको टाइम वाइज भी हो रहा है सर, लॉस इनको प्राइस वाइज भी हो रहा है। हिंदुजा ग्लोबल में क्या करें सर पहले? देखिए संदीप जी, अगर हम देखेंगे ना ओवरऑल चार्ट में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। लगातार एक सेलिंग प्रेशर है। इनफैक्ट वीकली, मंथली एंड डेली चार्ट में एक नेगेटिविटी है, वीकनेस है। आज देखिए, आज 11% के आसपास उछाल लगा है। दैट कॉल्ड डेड कैट बाउंस। ये एक पुल बैक है। कभी भी कोई भी स्टॉक नीचे ट्रेड होता है, नीचे ट्रेड होने के बाद सडनली ऐसे मूव को हम पुल बैक बाउंस कहते हैं। पुल बैक बाउंस मैक्सिमम 80-70% ऑफ द टाइम होल्ड नहीं करता है। अब अभी अगर देखेंगे बायर्स कहीं ना कहीं आज ज्यादा है। हो सकता है कि आपको एक बार ना स्टॉक 410 415 तक आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से स्टॉक खराब हुआ है, मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बिल्कुल निवेश नहीं करना है। और ओवर द टाइम स्टॉक ने बहुत ज्यादा पैसा जो है डिस्ट्रॉय किया इन्वेस्टर्स का। तो अगर किसी के पास है, उछाल में आपको एग्जिट होने का प्लान ढूंढना चाहिए। सेल ऑन राइज भी होना चाहिए इसका। नहीं, आज पता क्यों चला है सर ये?
उसके पीछे वजह ये है कि इनकी एक सब्सिडरी है, ब्रॉडबैंड आर्म है इनकी, उसने यूपी सरकार के साथ एक करार किया है। 2 मिलियन होम्स यानी कि 20 लाख घरों में कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने एक करार किया है, जिस वजह से आज 1 डे कर दीजिए, जिस वजह से 11% आपको दिखेगा कि आज की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये केवल डेड कैट बाउंस है, ठीक है, एक स्टॉक ये हो गया। दूसरा सर, इनके पास सोनाटा सॉफ्टवेयर है, ये कह रहे हैं 460 रुपये के रेट पर है। ये जो बाउंस आ रहा है इनका वैसे लंबी अवधि का व्यू है, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या फिर एग्जिट कर जाएं। देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर अभी 249 के रेंज पे चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है। जब तक 386 390 ब्रेक नहीं करेगा ना यहाँ पे कुछ भी, जो नेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर ये जा नहीं पाएगा। सो मुझे नहीं लगता है कि संदीप जी यहाँ पे कुछ भी इमीडिएट लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। फ्रेश अगर किसी के पास ऑलरेडी है स्टॉक पहले से एग्जिस्टिंग पोजीशन, हम्म। तो आप एक बार इसमें होल्ड करके जाइए। एक बार आपको इजीली 310-15 का लेवल आते हुए दिखाई देंगे तो उसमें एक बार आपको एग्जिट कर जाइएगा। उछाल में व्यू रखिए एग्जिट का, सेल ऑन राइज भी होना चाहिए इसमें। अच्छा, ठीक है। अब तीसरा नाम है सर ईआईडी पैरी, बहुत ही सॉलिड ग्रुप है ये, बहुत ही सॉलिड कंपनी है। और इनफैक्ट आप देखिए इनका जो प्राइस है जहाँ पे इन्होंने लिया है वो प्राइस है 850 रुपये का। उस प्राइस के आसपास ही आ गया है ये शेयर, आज भी 3 साढ़े 3% के आसपास के गेंस दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए सर, इनको बने रहना चाहिए? बिल्कुल संदीप जी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। अगेन स्टॉक आपको 950 1000 आपको आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टाइम में हमने देखा है ऑलमोस्ट 1250 के ऊपर हाई लगा के स्टॉक लगातार एक नीचे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन सपोर्ट के आसपास से फिर से एक बाउंस देखने को मिल रहा है। एक बार अगर 850 क्रॉस हो जाएगा ना तो आपको 950 1000 तक भी स्टॉक आते हुए दिखाई देंगे। हम्म। बाई भी करके जा सकते हैं स्टॉक को, एंड एक बार हम यहाँ पे एवरेजिंग भी करके जा सकते हैं। बाई अगर करते हैं करेंट जोन से तो इस केस में आपको 765 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 765 इज अ बेस्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देखा था लास्ट ईयर मार्च मंथ पे 2025 में ऑलमोस्ट 765 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रिसेंटली हमने देखा है स्टॉक 784 से घुमा है, तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि स्टॉक फिर से आपको घूम के 780 एंड नीचे क्लोजिंग होगा। तो हाई पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे रिकवरी मोड पे है। और जैसे ही ये 50 मूविंग एवरेज को काटेगा ऊपर की साइड में, आपको 1050 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल बने रहिए, होल्ड कीजिए। ठीक है, बने रहिए, आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छा सर, जतिन दवे जी का सवाल ले रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक तो अपोलो माइक्रो है 218 रुपये के रेट पर। 2-3 स्टॉक इन्होंने पूछे हैं, इनको टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए 2 महीने के हिसाब से। पहले अपोलो माइक्रो की बात कर लेते हैं, 1000 क्वांटिटी है सर 218 के रेट पर। अब देखिए, 218 में आपने बाई किया है और 218 ही चल रहा है। मैं बोलूंगा एक स्टॉप लॉस ना, अगर आपने 218 में लिया है तो आप मोटा मोटा 204 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। इससे ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक कैपेलो माइक्रो में हमने देखा है 350 के आसपास टॉप बना के 260, उसके बाद का जो ब्रेकडाउन था 250 से वो रिसेंटली नीचे आया था। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज पे है, लेकिन ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ से स्टॉक चलने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। जितने भी आप देखेंगे सिमिलर स्पेस से उतना भी चला नहीं है। सो अगर आपने 218 के आसपास बाई किया है, क्योंकि मैं अभी स्मॉल कैप को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, तो बेटर होगा एक बार एग्जिट होके जाइए। अदरवाइज इफ यू हैव द एबिलिटी टू टेकिंग रिस्क को आप 204 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन 204 के नीचे अगर बाद में हम डिस्कशन करेंगे तो उस टाइम पे मुझे लगता नहीं कि आपको होल्ड करना चाहिए होगा। ठीक है, एक बार जरा आदित्य बिरला सन लाइफ दिखाइए, ABSL AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC 15 साढ़े 15% के आसपास का अप मूव हो चुका है। इसमें हाँ 15.5% का अप मूव है 1000 के आसपास। आदित्य बिरला सन लाइफ ABSL AMC दिखाइए। अंशुल जी का भी मैसेज आया है, कह रहे हैं कि मैंने 890 रुपये पर दिया है, लास्ट वीक दिया था और आज सुबह भी दिया था, तो 890 के आसपास पे दिया, तो 1000 का लेवल भी आज इसमें क्रॉस हो गया है। तो अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि प्रॉफिट बुक कर लेना नहीं कर लेना चाहिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता रहे हैं कि 890 पे दिया था, 1000 आ गया है। तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। प्रदीप सर, आप भी अपना व्यू दे दीजिए कि इसमें अभी और स्ट्रीम बाकी है या फिर जिसने कभी नीचे ले रखा है वो मुनाफा वसूल कर ले। देखिए, मुझे लगता नहीं कि सर अभी भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मार्केट में ऐसे टेंशन होता है, जियो पॉलिटिक्स होता है, हम थोड़ा बिलीव करते हैं हमारे डोमेस्टिक जो थीम है और कैपिटल मार्केट थीम, एएमसी थीम इज अ वेरी गुड थिंग। और अभी मैं देख पा रहा हूँ, आपने मुझे भेजा भी था कि अकॉर्डिंग द एमफी मंथ टू मंथ 8% जो है इनफ्लो रेज
हुआ है ऑलमोस्ट 25,978 करोड़ के आसपास। सो जो कैपिटल मार्केट ओवरऑल थीम है ये एक्चुअली पॉजिटिव ही जाने वाला है। सो मैं इसमें बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि इजीली ये जो धंधा है ये ग्रो होगा और 1250 से 1300 का भाव आपको आते हुए दिखाई देंगे। एंड अंशुल जी ने कॉल दिया था, देखिए मुझे पता नहीं टारगेट क्या है, लेकिन अगर 15% ऊपर आया है और अगर आपका व्यू 1 से 1.5 हफ्ते का है तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए। अगर थोड़ा आप 2-3 क्वार्टर और होल्ड करके जाएंगे, आई बिलीव ये थीम आपको आने वाला दिनों में ऊपर आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल बने रहिए एंड होल्ड कीजिए। 1250-1300 जा रहा है। अंशुल जी भी यही कह रहे हैं कि 1200 जा रहा है ये। आप चाहें, जिन्होंने नीचे लिया है 890 के आसपास, चाहें तो आधा निकाल सकते हैं और आधे को होल्ड कीजिए। वो भी यही कह रहे हैं आपकी तरह सर, 1200 रुपये तो कम से कम स्टॉक जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप 1250-1300 की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि 1200 रुपये तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। पैसा बना है, अगर जिन्होंने भी हमारे दर्शकों ने उनको सुनकर लिया है तो आपका पैसा बना होगा, तो आपको मुबारकबाद, अंशुल जी को भी मुबारकबाद। अगला सवाल जो इनका है ना सर, MRPL है, जतिन जी का, कह रहे हैं कि 189.50 पर क्वांटिटी 1000 है इनके पास, इस पर भी 2 महीने का व्यू चाहिए सर। 189.50 पर लिया है। ओके देखिए 180 अभी तो 194 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड मैं समझता हूँ कि 168 170 के रेंज पे ना आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बिकॉज अगर 170 इसके नीचे जाता है ना इसका ट्रेंड खराब हो सकता है। तो फिलहाल अभी तो फ्रेश शॉर्ट करने का या तो बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड के साथ हो बने हो तो डेफिनेटली यू शुड वेट विद ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 170 में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 210 के ऊपर में मोमेंटम पॉसिबल है लेकिन उससे पहले नहीं। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। नैन्सी जी कह रही हैं कि इस वॉलिटिलिटी की फॉग में या धुंध में 2 बेस्ट टॉर्चेस मिल गई हैं। हम फॉग लाइट लगाते हैं ना गाड़ी पे, ऐसे ही लगता है कि इनको इनके पोर्टफोलियो की फॉग लाइट मिल गई हैं। 2 ये कह रही हैं कि कल विजयलक्ष्मी मैम ने कंफर्म किया था कि डिफेंस इंडेक्स ब्रेकआउट इज इंटैक्ट। तो कह रही हैं कि सर, कैन आई ऐड पारस डिफेंस हेयर, योर शॉर्ट टर्म व्यू ऑन GTP इंफ्रा एंड AGIAL। तो इनमें मैं बाद में बात करता हूँ सर, पहले जरा पारस डिफेंस इनको बता दीजिए कि फॉग लाइट में ये फॉग लाइट का काम करेगी इनके पोर्टफोलियो की। देखिए नैन्सी जी को मैं यही बोलूंगा, पारस डिफेंस एक ऐसा स्टॉक है डेली डेली बाई सेल करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं होता है। अगर हम हिस्ट्रिकली देखेंगे और मेरा सेम स्टेटमेंट रहता है कि मैं ज्यादा स्टेटमेंट को चेंज करता नहीं, बेचना है सिंपल, एक बार हम ऊपर में सेल करके आएंगे आपको 950 1000 के ऊपर प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा मुझे टेक्निकली एंड फंडामेंटली भी नहीं लगता। रिसेंटली ऐसा भी न्यूज मैंने देखा है कि पारस डिफेंस सेमीकंडक्टर में भी आने वाला है ऑलरेडी। सो अगर आप देखेंगे रिसेंटली अच्छा खासा इसमें बाउंस भी आया था। न्यू बिजनेस सेगमेंट कंपनी अभी जाने वाला है। सो रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी सही होने वाला है। तो मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम लगता नहीं। सो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। स्टॉक आपको और भी ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे 600 के आसपास होना चाहिए, करेंट जोन से भी 100 पॉइंट नीचे। अगर आपने बाई नहीं किया, अब 645 660 के लिए वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट उतना स्टेबिलिटी है नहीं इसमें। तो अगर जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आएगा आप नीचे लीजिए और बेचेंगे एक बार 950 और 1000 के ऊपर। जैसे कि थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म यहाँ पे व्यू होना चाहिए, मिड टर्म व्यू होना चाहिए, शॉर्ट टर्म व्यू पे प्ले नहीं करना है ऐसे स्टॉक्स को। ठीक है, ओके। डिफेंस पर आपका व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए कम से कम, शॉर्ट टर्म व्यू आप मत लेके चलिए। नैन्सी जी ये राय है। अच्छा, इन्होंने पूछा है सर, GPT इंफ्रा और AGIL इंफ्रा, इन दोनों स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए इनको। ओके GPT इंफ्रा, ओके ये बेसिकली इसमें ना थोड़ा वॉल्यूम कम होता है एंड इसीलिए मैं ना एक बार अवॉइड करने का सलाह दूंगा। बेटर होगा यू शुड मेंटेन स्टॉप लॉस ऑफ 102 102 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इससे ज्यादा नीचे कोई भी रिस्क मैं लेना पसंद नहीं करूंगा पर्टिकुलर स्टॉक में, और फ्रेश बाई नहीं करना है, ऐसे स्टॉक्स को अभी अवॉइड करना है। और सेकंड सर आपने और स्टॉक बताया था कौन सा? AGIIL, AGI इंफ्रा। GII, ओके एजीआई इंफ्रा। एजीआई इंफ्रा अभी आप होल्ड कीजिए, बने रहिए इसके साथ। मुझे लगता है कि एजीआई इंफ्रा में न्यू हाइज भी आना इसमें अभी भी बाकी है। सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 288 पे मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए, होल्ड कीजिए। आपको बहुत ही जल्दी स्टॉक एक बार 340 एंड 350 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ऐसे ही हमारे जो प्राइम मेंबर्स अपने सवाल भेज रहे हैं ना, पहले उनको ले लेता हूं मैं। सर, आपने ONGC ऑयल इंडिया कोल इंडिया पे राय दी थी। ONGC पे वोमेन शिव के नाम से सर हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि 285 पे ONGC लिया है, ऑयल इंडिया मैंने 692 पर लिया है और कोल इंडिया 444 की बाइंग है मेरी, क्यों नहीं चल रहे हैं सर? आपकी कॉल थी ये।
देखिए, ऑलरेडी जहां से हमने कॉल दिया था ऑलरेडी चला, मैं हर बार रिकमेंड करते आया हूँ वो एनजीसी को। एंड रिसेंटली भी हमने आई थिंक दो एक दिन पहले ही इसमें फिर से बाई कॉल जनरेट किए थे। आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत है। क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होने के कारण जितने भी अपस्ट्रीम कंपनीज हैं इनको बेनिफिट मिलता है। और ऑलरेडी हमने देखा क्रूड क्रॉस हो गया था 115-16 तक भी। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत क्रूड नीचे आया है, इसका एक इफेक्ट ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया के ऊपर भी आया है, तो इसीलिए नहीं चला है। हम्म। एक दो दिन में थोड़ा बहुत प्रेशर में रहने वाला है, लेकिन अगर हम फंडामेंटली देखेंगे ऑयल इंडिया एंड फंडामेंटल देखेंगे कि ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स अपस्ट्रीम स्टॉक है। So you have to understand between the logic of OMCs is like BPCL, IOC and Hind Petro, HPCL जैसे स्टॉक, जैसे ही क्रूड ऊपर आता है हम्म। आपको HPCL, IOC एंड हिंद पेट्रो जैसे स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे ही क्रूड नीचे आता है आपको ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पे एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। सो एक होता है डाउनस्ट्रीम स्टॉक्स, एक होता है अपस्ट्रीम स्टॉक्स। तो अगर आपने एक दो दिन में बाई किया है बिकॉज ड्यू टू सम हाई वोलेटिलिटी एंड क्रूड भी नीचे आया है, इसकी वजह से सम टाइम शॉर्ट टाइम के लिए आपको एक वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आई डोंट थिंक ये कंपनी खराब है नीचे आ जाएगा आपको बेच देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। फंडामेंटली इसमें वैल्यू है। एंड ऑयल इंडिया का टारगेट यहाँ पे आपको 540-550, आपको करेंट जोन से भी मैं समझता हूँ कि 25%, 30% चलेगा। और कोल इंडिया, यस कोल इंडिया पे भी हमने कॉल दिया था। और कोल इंडिया अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 440 के रेंज पे चल रहा है, हमने 395 से इसको कवरेज किया। हमारा टारगेट था यहाँ पे 460, एक बार 460 अचीव हुआ। देन 460 कंप्लीट होने के बाद मैं समझता हूँ कि ये 480 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक सम टाइम, ये ऐसा स्टॉक नहीं है एक दिन में 20% चल जाएगा। बहुत ही हाई लिक्विड कंपनी होता है। सो ये एक दो दिन में, तीन तीन चार दिन में चलने वाला स्टॉक नहीं है। इसके लिए आपको 2-3 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट की पेशेंस एटलीस्ट ऑफ 6 to 8 to 9 months। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये होगी कोल इंडिया की बात। अच्छा, एक आई थिंक एक सवाल और भी था इनका। ये स्टॉक्स से इन्होंने पूछे ही थे कि इनमें इनका व्यू था। ये कह रहे हैं कि पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए, एक वीक, एक महीना, एक साल का। तो इन्होंने एक हफ्ता भी पूछ लिया, एक साल भी पूछ लिया। खैर, अगर आपको स्टॉक्स चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो फिर तो हमें बताया भी है सर ने कि चुन चुन के आप वेट कर लीजिए, वहाँ पर आपको स्टॉक्स पता चल जाएंगे कहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। आशु कुमार जी कह रहे हैं कि संदीप सर, यू आर अ जेंटलमैन, यू वॉन्ट लाइक कंप्लेनिंग अबाउट योर कॉलीग्स, बट एज मैंशन अर्लियर रियली फ्रस्ट्रेटेड विद विवेक सर। अरे सर, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आपका सवाल मैंने अभी भी लिया है आशु जी। आपने HGS, सोनाटा और EID पैरी को लेकर सवाल पूछा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं तो फिर से वही बात कहूँगा कि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई सवाल मिस हो जाता है। मेरे सामने भी जो सवाल आते हैं, मैंने कई बार मेंशन किया है कि ना, सवाल इतनी भारी मात्रा में आते हैं। अभी भी आप देखेंगे, जैसे आप हमें देख रहे हैं ना आशु जी, 1700 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 1700 लोगों में से अगर मान लीजिए 200 लोगों ने भी सवाल भेजा होगा और 5 बार डाला होगा, तो 1000 सवाल हैं। इस छोटी सी लिस्ट में, छोटे से एक विंडो में आपको 1000 सवालों में से आपके सवाल ढूंढने हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि सवाल मिस हो जाता है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आपका सवाल नहीं लिया जा रहा है, कुछ डिलिबरेटली ऐसा हो रहा है। मैं आपका सवाल वैसे भी ले चुका हूँ, और भी कोई सवाल है तो आप भेज दीजिए, बिल्कुल भी आप महसूस मत कीजिए। खैर, अमरेंद्र जी का भी एक सवाल मैं पहले ले चुका हूँ, दोबारा इनका सवाल आया। कह रहे हैं कि सर, NBCC और हुडको, इन पर भी बताइए, क्या ये स्टॉक खरीदे जा सकते हैं 6 महीने से एक साल के नज़रिए से? एनबीसीसी, आई होप सर यू रिमेम्बर माय स्टेटमेंट कि मुझे तो 130 एंड अबव जब तक। मुझे तो येस बैंक याद आता है सर, वो 25 रुपये वाला लेवल। मैंने आज भी सुबह भी मेंशन किया था, स्टॉक डिस्कस कर रहा था मैं। ओके। सो ये संदीप जी, जब तक यस बैंक 25-26 क्रॉस नहीं हो जाता हम बाई नहीं करेंगे। जब तक एनबीसीसी 130 का जोन, वहां पे एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी कोई रेसिस्टेंस पॉइंट्स आता है कोई भी चार्ट में, तो वहां पे फिर से सेलर हैवी हो जाता है, तो बायर्स वहां पे टिक नहीं पाता। सेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग जो है, बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करता है वहां पे। सो दैट इज व्हाई ये टेक्निकल एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एक चार्ट में। फंडामेंटली देखिए, फंडामेंटली मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता है, लेकिन एक कंपनी कब चलेंगे, कौन सा कंपनी लेना है, फंडामेंटल एनालिसिस कर लो। अब कब लेना है, टेक्निकल। टेक्निकल एनालिसिस कर लो। तो टेक्निकल एनालिसिस में 130 जोन जब तक ब्रेक नहीं होता है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको कुछ भी
बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ये स्टेटमेंट जब सूर्या जी थे, आप दोनों शो कर रहे थे लास्ट ईयर फरवरी मंथ में भी मैंने दिया था। उस हम्म। टाइम पे 120 एंड 125 के आसपास प्राइस चल रहा था। उसके बाद मैंने सेम स्टेटमेंट पूरा साल भर दिया। स्टॉक रैली नहीं हुआ, अल्टीमेटली नीचे आ गया। हम देखेंगे उस जोन से लगभग इधर तो ऑलमोस्ट 30% तो नीचे आ चुका है स्टॉक। सो अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा महंगा खरीदेंगे, लेकिन नीचे नहीं खरीदेंगे। नीचे खरीदने का रिस्क यही है। अभी देखिए बहुत सारे अलग ब्रोकिंग हाउस से भी अलग अलग रिपोर्ट आए थे, ये इतना होगा इतना होगा। So, जब तक 130 ब्रेक नहीं होता है, एक रिटेलर्स को बाय करना मतलब यू आर इनटू द ट्रैप, आप ट्रैप में हो। और ये कब तक ऊपर जाएगा, नेक्स्ट 1 साल 1.5 साल आपका मनी जो है, पैसा जो है वो फंस के रह जाएगा इसके अंदर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वो ध्यान में रखना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना चाहिए। एंड हुड को जो आपने बताया 178, अगर हम देखेंगे एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट में हो रहा है। अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट को लंबा करेंगे, आप देख पाएंगे 178 का प्राइस है। 155 से लेकर 165 का जो रेंज है, इस रेंज पे कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन हो रहा है। तो जब तक 165 को होल्ड कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगेन स्टॉक विल कम आपको 195 200 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेश बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी है, फ्रेश एवरेज करने का अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक विकास कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर मैं पेरिस से हूँ, माय गुडनेस, फ्रांस से हमारे साथ जुड़े हैं सर। कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक का 40% मिल रहा है, आई थिंक 40% मुनाफा हो रहा है इनको। कह रहे हैं कि इसमें क्या करें सर। अच्छी बात है, हायर लेवल से करेक्शन के बाद भी सर इनको 40% का मुनाफा हो रहा है पीएसयू बैंक्स में। अब नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ पीएसयू बैंक्स बोल रहे हैं जिनमें इनको 40% मुनाफा हो रहा है। और सुजलॉन 30% लॉस में हूँ, एवरेज कर सकते हैं क्या सर दोनों? 2 साल का व्यू है। तो सर जहां 40% मुनाफा मिल रहा है वहां पे भी कह रहे हैं कि और ऐड करना है, और 30% सुजलॉन में जहां लॉस है वहां भी पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज कर सकते हैं अगर 2 साल का व्यू है? देखिए सुजुलॉन ऑलरेडी 40 टू 43 45 का नीचे आ चुका है। यहाँ पे एवरेज नहीं करना है। ऑलरेडी हमने कॉल भी दिया था, स्टॉक चला नहीं, नीचे आ गया। एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट द पर्टिकुलर स्टॉक्स द प्राइस एक्शंस। एंड 52 के ऊपर जाएगा तो मैं कंफर्टेबली बाय करने में पसंद हूँ, लेकिन यहाँ पे एवरेज नहीं करेंगे। हम्म। आइदर यू शुड वेट, और फ्रेश बाय तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो आपने बोला वो है पीएसयू बैंक, राइट? पीएसयू देखिए बैंक्स निफ्टी हैं। पीएसयू इंडेक्स को अगर ओवरऑल, क्योंकि आपने स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बताया, ओवरऑल अगर निफ्टी पीएसयू इंडेक्स को देखेंगे, हम्म। ऑलरेडी हमने देखा कि आज 2.2% के आसपास का एक उछाल देखने को मिला है। रिसेंटली अच्छा खासा नीचे भी आया है, क्योंकि जब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 7,500 8,000 से, उसके बाद लगातार एक तरफा रैली हमने निफ्टी पीएसयू बैंक पे देखा है। कहीं ना कहीं देखिए शॉर्ट टर्म व्यू है, तो मुझे लगता है कि आपको एक 40% आपका प्रॉफिट हो रहा है। सपोज इफ यू इन्वेस्टेड पीएसयू बैंक ओवरऑल, अगर आपने 5 लाख निवेश किया है, आपको 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और बाकी 50% आप कैश में बैठने के बाद, बाकी 50% नीचे आने पे आप एवरेज करके जा सकते हैं। लेकिन ऐसा मैं एग्रेसिवली व्यू नहीं दूंगा अभी इस बाजार में, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है कि आप यहाँ से बैठ जाइए और पैसा आपका बनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सम टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। पीएसयू बैंक में जितना एक तरफा रैली था, प्रॉफिट बुकिंग, दैट्स कॉल्ड हेल्दी करेक्शन है। हेल्दी करेक्शन आना जरूरी था। देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है, 12 15 मंथ का व्यू है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक तो हफ्ते का व्यू है, 40% आपने प्रॉफिट किया है, मुझे लगता है कि एक बार यू शुड बुक योर प्रॉफिट ऑफ 50% ऑफ द पोजिशन। ठीक है, 50% मुनाफा आपको यहाँ पर भी बुक कर लेना चाहिए, और बाकी 50% आप होल्ड कीजिए, और 50% जो आपको मुनाफा हो रहा है उसको आप कैश के रूप में रखिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, फिलहाल बाज़ार थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो नई पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेकिन साल 2026 कैसा रह सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, आपके बटुए के ऊपर इसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा? मनी 9 आपके लिए लेकर आ रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम समिट सीज़न 4, यानी कि उसका चौथा भाग है। पूरे साल का ये इवेंट होता है हमारा, जिसका काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो उसके लिए मंच पूरी तरह से तैयार है। 12 तारीख आप डेट नोट कर लीजिए, और 4 बजे का समय है शाम को, मुंबई में ये इवेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे प्राइम मेंबर हैं लेकिन केवल वीआईपी मेंबर हैं, तो वीआईपी मेंबर्स के लिए आपको याद होगा जो एक्सक्लूसिव इनवाइट हैं कॉन्क्लेव के और समिट के, ये आपके पास पहुंचेंगे। तो बशर्ते आप वीआईपी मेंबर हैं और एक्टिव हैं, तो आपके पास भी इन कॉन्क्लेव इन समिट के जो एक्सक्लूसिव इनवाइट है वो पहुंचते हुए नज़र आएंगे। तो वीआईपी मेंबर्स की क्या महत्वता है वो आपको समझ आएगी अब जब ये इवेंट आपके सामने हो रहा है। लेकिन इस इवेंट में आपको क्या जानने को मिलेगा, क्या खास रहेगा, ज़रा एक बार उस पर नज़र डालिए।
ओके, तो कौन कौन से बड़े दिग्गज हैं जो कि इसमें शिरकत करने वाले हैं, जिनसे आपकी मुलाकात होगी? उसमें देखिए नवनीत मनोज साहब हैं, नीलेश शाह जी हैं कोटक एएमसी से, विजय केडिया साहब दिग्गज इन्वेस्टर हैं, राहुल अरोड़ा, देवीना मेहरा, ये सब दिग्गज आपके साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि साल 2026 इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा रह सकता है, कैसे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। ये सारे दिग्गज आपके साथ जुड़ेंगे। फिरोज़ अजीज़ साहब भी होंगे। तो 4 बजे जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ 12 मार्च को। अगर आप मुंबई नहीं भी पहुंच पाएँ तो हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, हमारा यूट्यूब चैनल जो है, उसके ज़रिए आप ये जो पूरा इवेंट है उसे लाइव देख सकते हैं, मनी 9 पर भी, हमारे यूट्यूब पेज पर भी, फेसबुक पर भी और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो जुड़ना मत भूलिएगा फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में। 12 मार्च का दिन है, शाम को 4 बजे से।